सो दिसंबर महीने में आज की तारीख तक यानी कि 18 दिसंबर तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट में से नेट बेसिस पे करीब 25,000 करोड़ का सेलिंग किया है। डॉलर टर्म्स में ऑलमोस्ट 2.7 बिलियन डॉलर्स का सेलिंग किया है, जो कि फरवरी 2025 के बाद सबसे हाईएस्ट फिगर है। और इसके चलते हमारा जो रुपी है वो ऑल टाइम लो को हिट कर गया है एट 91 टू अ डॉलर। और काफ़ी सारे कमेंटेटर्स का कहना ये है कि ये जो एफपीआई की सेलिंग हो रही है ये इसलिए है क्योंकि इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर काफ़ी वीक है। एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि इंडिया के जो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स है, ट्रेड सिचुएशन है, वो काफ़ी वीक है। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% टैरिफ इंडिया के अगेंस्ट में लगाया है, उसके बाद हमारे जो एक्सपोर्ट्स यूएस को होते हैं उन एक्सपोर्ट्स को काफ़ी हानि पहुंचेगी। यूएस रिमेंबर हमारा टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन पहले यूएस को ऑलमोस्ट 20 to 23% ऑफ आर टोटल एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट होता था। तो आफ्टर टैरिफ यूएस को एक्सपेक्टेशन ये थी कि यूएस को जो एक्सपोर्ट होता था वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिसके डर की वजह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैवी सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन जो डेटा हमारे पास है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है ट्रेड का अभी तक का, स्पेसिफिकली नवंबर 2025 का, वो कुछ और कहता है। डेटा ये कहता है कि हमारी ट्रेड सिचुएशन एटलीस्ट नवंबर महीने में काफ़ी अच्छी रही है। सो फॉर इंस्टेंस हम टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें ईयर ऑन ईयर, तो नवंबर 2025 में टोटल एक्सपोर्ट्स हमारे 74 बिलियन डॉलर्स के रहे हैं, जो कि पिछले नवंबर के कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 16% ज़्यादा है। और वहीं इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट्स हमारे 81 बिलियन डॉलर्स के रहे हैं नवंबर 2025 में, जो कि नवंबर 2024 की कंपैरिजन से 0.6% से गिरे हैं। तो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, इंपोर्ट्स गिरे हैं, जिसके चलते हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो सिर्फ 6.67 बिलियन डॉलर्स का रहा है। मैं सिर्फ वर्ड इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नवंबर 2024 में हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑलमोस्ट 17 बिलियन डॉलर्स का था। तो 17 बिलियन डॉलर से कम होकर 6.64 बिलियन डॉलर्स होना, ये ऑलमोस्ट 61% की गिरावट है ट्रेड डेफिसिट में। तो ट्रेड डेफिसिट गिरा है क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं और इंपोर्ट्स गिरे हैं, तो ट्रेड डेफिसिट हमारा गिरा है। तो ये तो हो गई टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात, यानी कि मर्चेंडाइज, गुड्स और सर्विसेज को मिला के। अब अगर सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर नवंबर 2025 में हमारे मर्चेंडाइज गुड्स एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 38 बिलियन डॉलर्स के रहे हैं, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन से 19% ज़्यादा है। वहीं हमारे इंपोर्ट्स अगर आप देखो तो 63 बिलियन डॉलर्स के रहे हैं, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट्स गिरे हैं। अगेन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में भी काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ट्रेड डेफिसिट की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स यानी कि ट्रेड डेफिसिट मर्चेंडाइज में 24.5 बिलियन डॉलर्स का रहा है, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 23% कम है। तो ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है गुड्स एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में। तो ये तो हो गई ईयर ऑन ईयर की बात। अब अगर मंथ ऑन मंथ देखें, यानी अक्टूबर 2025 से कंपेयर करें नवंबर 2025 को, तो सिनेरियो क्या है? वेल, इवन इन दैट केस हमारे जो मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट्स है वो 11% से बढ़े हैं और इंपोर्ट्स जो है वो 18% से कम हुए हैं। याद रखने की चीज़ ये है कि हमारे मर्चेंडाइज में जो ट्रेड डेफिसिट है वो 24.5 बिलियन डॉलर्स का रहा है। ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम अगर सर्विसेज ट्रेड की बात करें, सर्विसेज ट्रेड के नंबर्स देखें तो नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव है। सर्विसेज ट्रेड में तो हमारे हमेशा से एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा रहे हैं। इस बार आप देखो तो 36 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट रहा है सर्विसेज का, वही इंपोर्ट्स सिर्फ 18 बिलियन डॉलर्स का रहा है। तो सर्विसेज में ऑलमोस्ट 18 बिलियन डॉलर्स का नेट सरप्लस रहा है। और ये 18 बिलियन डॉलर्स का जो सरप्लस है उसने हमारे मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो था 24.5 बिलियन डॉलर्स, उसका ऑलमोस्ट 73% फंड कर दिया है, कवर कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल डेफिसिट है ट्रेड डेफिसिट वो सिर्फ 6.67 बिलियन डॉलर्स का है, जो रिमेंबर पिछले साल की कंपैरिजन से 61% कम है। तो हो सकता है कि हमारी जो कंपनीज है
उन्होंने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस जो है उसको काफ़ी डाइवर्सिफाई किया हो। तो नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव है नवंबर महीने में, लेकिन एफपीआई सेल कर रहे हैं। क्यों? वेल, इसका एक रीज़न है रिस्क प्रीमियम। जो ग्लोबली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी चल रही है, यूएस टैरिफ बढ़ा रहा है कंट्रीज के अगेंस्ट में, मेक्सिको ने भी अभी न्यूज़ आई है कि 5 to 50% टैरिफ बढ़ा दिया है इंडिया के अगेंस्ट में। तो ग्लोबली प्रोटेक्शनिज्म काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया में जो परसीव्ड रिस्क है वो ज़्यादा दिख रहा है। और अगर रिस्क ज़्यादा दिखेगा तो फिर वो लोग रिटर्न भी जो है वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी। तो वो जो परसीव्ड रिस्क बढ़ रहा है उसके लिए वो लोग प्रीमियम डिमांड कर रहे हैं। जो प्रीमियम डिमांड करने से इंडियन मार्केट्स का जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाता है। पर ये एक टेम्पररी फिनोमिना भी हो सकता है कि आगे जाके मानो अगर हमारी इकोनॉमी स्पेशली एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कर ले, या फिर ट्रेड टैरिफ हटा ले यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर ईयू या दूसरे रीजन्स में हमारा ट्रेड बढ़ जाए, तो फिर ये जो रिस्क प्रीमियम है वो आगे जाके कम भी हो सकता है। अगर न्यूमेरिकली मैं इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करूँ तो मानो कि एक रिस्की एसेट है, मानो कि एक स्टॉक है, एक इक्विटी है, वो स्टॉक से हमें एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 5 years 100 रुपये है। मतलब हर साल हमें लग रहा है कि इस स्टॉक से 100 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो ईयर 1 में हमें 100 रुपीज़ मिलेगा, ईयर 2 में 100 रुपीज़ मिलेगा, ईयर 3 में अगेन 100 रुपीज़, ईयर 4 में भी 100 रुपीज़ और ईयर 5 में 100 रुपीज़। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करने से हमें 100 रुपीज़ का कैश फ्लो एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years मिलेगा। तो टोटल वैल्यू हो गई 500 रुपीज़। लेकिन आज के टर्म्स में ये 500 रुपीज़ की वैल्यू 500 नहीं है, 500 से कम है। क्यों? क्योंकि जितना दूर कैश फ्लो जाता है उतना ही अनसर्टेनिटी बढ़ जाता है। सो फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि 3 साल बाद वो कंपनी जो है जिसका स्टॉक हमने खरीदा है, उस कंपनी को कुछ चैलेंजेस बढ़ जाए जिसकी वजह से वो डिविडेंड ना दे पाए 100 रुपीज़ का, राइट। तो एक अनसर्टेनिटी है। मानो अभी दे पाए, हमें पता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑपरेट कर रही है, लेकिन 3 साल बाद नहीं पता, 4 साल बाद, 5 साल बाद हो सकता है सिनेरियो चेंज हो जाता है, एक अनसर्टेनिटी होती है। तो ये अनसर्टेनिटी अनलाइक अ रिस्क फ्री एसेट, मानो गवर्नमेंट बॉन्ड हो, तो गवर्नमेंट बॉन्ड में तो कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने कभी डिफॉल्ट किया नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट तो 100 रुपीज़ का कैश फ्लो सर्टेनिटी से देगी। लेकिन ये रिस्की एसेट की बात करें तो एक अनसर्टेनिटी हो जाती है जिसका इन्वेस्टर्स जो है वो प्रीमियम डिमांड करेंगे, राइट। फिर दूसरा रीज़न इन्फ्लेशन भी है कि इन्फ्लेशन मानो कि हर साल 5% का हम अज्यूम करें, तो उस 100 रुपये की वैल्यू जो आज है वो 5 साल बाद उस 100 रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन उस 100 रुपये की वैल्यू इरोड कर देता है ओवर टाइम, राइट। इसके अलावा मानो कि अगर ये कंपनी जो है उसके ऑपरेशंस डेवलपिंग कंट्री में है, मानो कि इंडिया में है, तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री जो है तो उसमें कंट्री रिस्क भी होता है। ये कंट्री रिस्क किस तरह का होता है? सो फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मानो कि अभी तो पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, पॉलिसी काफ़ी स्टेबल है, लेकिन हिस्टोरिकली इंडिया में पॉलिसी पैरालिसिस काफ़ी हुआ है, बड़े बड़े रिफॉर्म्स होना मुश्किल रहा है, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जैसे इश्यूज रहे हैं जिसने फॉरेन इन्वेस्टर्स को काफ़ी डरा दिया था पहले। तो ये जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सेकेंड चीज़, अगर इंस्टीट्यूशंस की भी बात करें तो इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी भी जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं ना हो। सो फॉर इंस्टेंस आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी सारे टसल्स होती है, जिसमें एलिगेशंस या डिबेट्स ये होते हैं कि गवर्नमेंट आरबीआई में इंटरफेरेंस ज़्यादा कर रही है, चाहे इसमें तथ्य हो या ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही जितनी लगनी चाहिए। तो ये कंट्री रिस्क है। तो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, इंडिया जैसी कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है वो प्रीमियम डिमांड कर रहे हो। अब ये प्रीमियम जस्टिफाइड है नहीं जस्टिफाइड है, ये बात अलग है, क्योंकि इंडिया ने कभी भी अपने लोन्स पे डिफ़ॉल्ट नहीं किया, इंडियन गवर्नमेंट ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स ये प्रीमियम डिमांड कर रहे हो, तो ये अगर मैं समराइज करूँ तो कौन से प्रीमियम्स है? सो फॉर इंस्टेंस मानो कि मैं अज्यूम करूँ कि इंडिया का इन्फ्लेशन जो है इंडिया में वो नेक्स्ट 5 years तक, जब तक मैं स्टॉक होल्ड करूंगा, जब तक मैं 100 रुपीज़ का कैश फ्लो
एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस 5 ईयर्स तक इन्फ्लेशन 5% रहेगा, राइट। तो एवरी ईयर 5% जितना 100 रुपीज़ की वैल्यू इरोड होगी। इसके अलावा तो ये इन्फ्लेशन का रिस्क जो है, उस रिस्क का कंपेंसेशन मैं एज एन इन्वेस्टर डिमांड करूंगा, राइट। तो मिनिमम 5% तो मुझे रिटर्न चाहिए। इन्फ्लेशन रिस्क है। इसके अलावा और कौन सा रिस्क है? वेल, डिफ़ॉल्ट रिस्क है। डिफ़ॉल्ट रिस्क यानी कि हो सकता है कि 3 या 4 साल बाद ये कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, कंपनी शायद बैंकरप्ट हो जाए, तो मुझे कैश फ्लो ना मिले, राइट। तो डिफ़ॉल्ट रिस्क का भी मैं प्रीमियम डिमांड करूंगा। अज्यूम करते हैं कि मैं एज एन इन्वेस्टर 2% डिफ़ॉल्ट रिस्क का प्रीमियम डिमांड करता हूं, तो मिनिमम 7% चाहिए, 5 + 7%। डिफ़ॉल्ट रिस्क के अलावा एक अनसर्टेनिटी रिस्क होती है। तो हो सकता है कि मानो कंपनी डिफ़ॉल्ट ना करे, लेकिन कंपनी के ऑपरेशंस में कुछ चैलेंजेस हो, तो फिर हो सकता है कि कंपनी ईयर 3 या ईयर 4 में 100 रुपीज़ की जगह सिर्फ 80 रुपीज़ का डिविडेंड दे। देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी। तो वो अनसर्टेनिटी का भी मैं प्रीमियम डिमांड करूंगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड तो है नहीं कि हर साल 100 रुपीज़ गारंटीड देगी। अनसर्टेनिटी का प्रीमियम लेट्स अज्यूम कि मैं 2% अगेन डिमांड करूं एज एन इन्वेस्टर। एंड देन कंट्री रिस्क जो मैंने डिस्कस किया, कंट्री रिस्क यानी कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए मैं एक और एडिशनल प्रीमियम एज अ ग्लोबल इन्वेस्टर डिमांड करूंगा, और वो भी अज्यूम करते हैं कि 2% ले ले। कंट्री रिस्क प्रैक्टिकली रियल लाइफ में भी कंट्री रिस्क इंडिया का 1.5 to 2% रहता है। लेट्स अज्यूम 2%, तो टोटल मिला के 11% रिटर्न में एक्सपेक्ट करूंगा एज अ कंपेंसेशन फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये रिटर्न मुझे चाहिए, जिसका मतलब ये है कि ये हर साल जो 100 रुपीज़ का कैश फ्लो है उसको मैं 11% से डिस्काउंट करूंगा, राइट। तो डिस्काउंट अगर मैं इस कैश फ्लो को करूं, यानी कि 100 को 11% से डिवाइड करूं, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.11 यानी कि 1 + 11% रेज टू 1, क्योंकि ये ईयर 1 है। फिर ईयर 2 को मैं 2 साल से डिस्काउंट करूंगा, तो 1 + 11% यानी कि 1.11% रेज टू 2। फिर ईयर 3 में भी 11% को मैं 3 टाइम्स डिस्काउंट करूंगा, क्योंकि 3 ईयर्स से मैं आज की तारीख तक आ रहा हूं, तो 3 ईयर्स तो रेज टू 3। देन सिमिलरली ईयर 4, सो 1.11 रेज टू 4 एंड देन 1.11 रेज टू 5, राइट। तो ये कैश फ्लोज की वैल्यू आज की तारीख में क्या होगी, ये अरिथमेटिक को कैलकुलेट करें तो ईयर 1 में 100 रुपीज़ की वैल्यू जो है वो एक साल में अगर डिस्काउंट करें तो 90 रुपीज़ होगी। फिर ईयर 2 का जो 100 रुपीज़ है उसकी वैल्यू आज की तारीख में 81 रुपीज़ होगी, क्योंकि हम 2 साल से डिस्काउंट कर रहे हैं। देन ईयर 3 की वैल्यू होगी 73, ईयर 4 के कैश फ्लो की आज वैल्यू होगी 66, और ईयर 5 के कैश फ्लो की आज वैल्यू होगी 59। तो रिमेंबर, जैसे मैंने बात किया कि जितना दूर का कैश फ्लो हो उतनी ही वैल्यू कम होगी। तो ईयर 5 में जो 100 रुपीज़ मिल रहा है उसकी वैल्यू आज की तारीख में सिर्फ 59 रुपीज़ है, क्योंकि जितना दूर कैश फ्लो है उतनी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, राइट। सो ये जो 500 रुपीज़ है जो मुझे 5 ईयर्स में मिल रहे हैं या एक्सपेक्ट में कर रहा हूँ मिलेंगे, उसकी आज की तारीख में वैल्यू सिर्फ 370 रुपीज़ होगी। अब मानो कि ट्रेड बैरियर्स बढ़ गए, ट्रेड टैरिफ लगा दिया, कंपनीज के कैश फ्लोज जो है वो ज़्यादा अनसर्टेन हो गए, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्री रिस्क प्रीमियम जो है एज ए ग्लोबल इन्वेस्टर मैं कंट्री रिस्क प्रीमियम बढ़ा दूंगा। मैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए मैं जो प्रीमियम है, रिस्क प्रीमियम, वो ज़्यादा डिमांड करूँगा, क्योंकि अब 50% टैरिफ बढ़ने के बाद मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट 1 ईयर में कंपनीज के कैश फ्लोज कितने वॉलेटाइल रहेंगे, राइट। तो मैं प्रीमियम, कंट्री रिस्क प्रीमियम बढ़ा दूंगा। मानो कि कंट्री रिस्क प्रीमियम हमारे वीडियो के लिए मैंने 1% बढ़ा दिया, राइट। तो अब मेरा टोटल प्रीमियम कितना हुआ, 12%। तो यहाँ 11% की जगह मैं 12% सब जगह यूज करूँ तो फाइनल वैल्यू आप अरिथमेटिक करोगे तो होगी 360 रुपीज़। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ गई, मैंने रिस्क प्रीमियम बढ़ा दिया, तो वैल्यू जो है वो एसेट की कम हो गई। तो ये रिस्क प्रीमियम बढ़ने से आज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, पर ये सेलिंग टेम्पररी, जैसे मैंने बोला है, हो सकता है अगले कुछ महीनों में जैसे ये डेटा थोड़ा स्टेबलाइज हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, पता चले कि एक्चुअली इंडियन कंपनी जो है वो डाइवर्सिफाई करने में सक्सेसफुल रही है, कैश फ्लोज कुछ हद तक अब सर्टेन है, तो ये कंट्री रिस्क प्रीमियम जो है वो वापस कम हो जाए एंड हमारे जो मार्केट की वैल्यूएशन है वो बढ़ जाए एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वापस रिटर्न हो जाए। तो ये एक जो टेम्पररी नॉइज़ है, तो वो नॉइज़ भी मार्केट जो है वो प्राइस करता है। तो आई होप आज का वीडियो इंसाइटफुल रहा हो। हमने डिस्कस किया कि इंडिया की ट्रेड सिचुएशन कैसी है, स्पेसिफिकली नवंबर महीने में इंडिया की ट्रेड सिचुएशन अच्छी है, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स फिर भी फ्लाइट टू सेफ्टी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिस्क प्रीमियम इंडिया का ज़्यादा है।
मिलते हैं अगले हफ्ते विद मोर इंसाइटफुल डेटा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीक।